हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेयर। आज हम हैं चैप्टर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसके चैप्टर 2 की ओर आ गए हैं हम। चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। इस चैप्टर में हमने अभी तक 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं और ये उसका चौथा और आखिरी पार्ट होगा। तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने कैसे 40 साल में ग्रो किया, आज हम देखेंगे कि किस तरह से आपके देश की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ या इंडस्ट्रीज ने किस तरह से डेवलप किया, फॉरेन ट्रेड में कैसी क्या स्थिति बनी और किस तरह ने इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रीज को अगले 40 साल के लिए तैयार किया और आने वाले फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सी फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था या पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज की स्थिति इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसी थी। बहुत ही नाजुक हालत थी, बहुत ही कमजोर स्थिति थी। और कुछ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल, देन जूट, और दो आयरन स्टील फर्म्स थी। एक जमशेदपुर में जो जमशेदजी टाटा ने शुरू की थी, एंड सेकंड वाज इन कोलकाता। So these were just the prominent industries at the time of independence. So the industrial structure of the country was in a poor condition. हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज थी उनकी हालत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने केवल उन इंडस्ट्रीज को डेवलप किया था जो उनको फ़ायदा दे सकती थी। हाँ, अपार्ट फ्रॉम सम आयरन स्टील इंडस्ट्री विच आर डेवलप्ड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द नेशन, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज जो थी दे वर डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर देयर ओन गुड। But after the independence, when the first five-year plan started in 1951, after that conditions began to change. उसके बाद परिस्थितियों में कुछ बदलाव आना शुरू हुआ। क्या बदलाव हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से देश के लीडर्स ने हमारे देश को आगे बढ़ाया और इंडस्ट्रीज को किस तरह प्रमोट किया, ये हम आज देखेंगे। अब पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि भाई इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट क्यों है। वाई वी रिक्वायर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता एक देश को क्यों होती है। पहला पॉइंट जो है वो ये कहता है कि गरीब देश तभी प्रोग्रेस कर सकता है अगर आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा हो, मजबूत हो। तो इफ यू आर ए पुअर कंट्री, द इजिएस्ट वे फॉर यू टू प्रोग्रेस इज टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यदि आपके देश में इंडस्ट्रीज बढ़ना शुरू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपका देश जो है ग्रोथ के पाथ पे आगे बढ़ने लगेगा। सेकेंडरी चीज, इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा खुलेंगी वो उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगी। तो जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उससे क्या होगा, देश के जो लोग होंगे वो ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे, इकोनॉमी में ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे और देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि इंडस्ट्री में जो डेवलप एम्प्लॉयमेंट होता है, इट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। भाई कृषि में यानी एग्रीकल्चर में जो हमें जॉब मिलता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, वो थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता। इट्स नॉट फॉर अ ईयर, एनुअल बेसिस पे आप 12 महीने उसमें काम नहीं करते हो। लेकिन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, यू कैन वर्क फॉर द होल ईयर इटसेल्फ। तो यहाँ पर आपकी जो जॉब की स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। एंड थर्डली, इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी। इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्री डेवलप होंगी, आप नई नई टेक्नोलॉजी लेके आओगे, आपके देश को आप मॉडर्न बनाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपके देश जो है मॉडर्नाइजेशन की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो इस तरह से हमारे जो 5 ईयर प्लान्स में जो थे उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर भी काफ़ी फोकस किया गया, खास तौर से सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था हमारा, मेनली इसका फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जिस तरह से पहले 5 ईयर प्लान का फोकस था हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, उसी प्रकार सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था दैट वाज मोर कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। उसका मुख्य उद्देश्य था इंडस्ट्रीज को ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप। द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, अगला बड़ा सवाल ये तो था हमारे सामने कि देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होगा। भाई कौन सी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगी, कौन सी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी, तो ये बहुत बड़ा सवाल था। अब कुछ बैकग्राउंड में चलते हैं अपन। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उसके उनके पास इतना सारा पैसा या इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, इतना बड़ा कैपिटल नहीं था कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लगा सकें बहुत सारा पैसा। सेकेंडरी चीज़ जो थी, अगर थोड़ा बहुत पैसा था भी तो इंडिया का मार्केट इतना बड़ा नहीं था कि वो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले सकें।
भाई सीधी सी बात है, अगर आप कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हो, आप कोई इंडस्ट्री लगाते हो, कोई प्लांट एस्टेब्लिश करते हो, किसी गुड का प्रोडक्शन करते हो, तो आप चाहोगे वो वस्तु बिके। अगर बिकेगी तब जब मार्केट आपका अच्छा होगा या लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी होगी। अब चूंकि इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत पुअर कंट्रीज में से एक था, स्थिति बहुत खराब थी, तो मार्केट इतना सपोर्टिव था नहीं कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे बढ़ने के लिए मौका मिल सके। तीसरी चीज जो थी वो थी कि हमारे जो लीडर्स थे उनका उद्देश्य था कि इकोनॉमी को इंडिया की सोशलिस्ट लाइंस पे ले जाएं। सोशलिस्ट लाइन में क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट ओन करेगी सारे रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी सारे रिसोर्सेज, ठीक है। तो प्रॉफिट मोटिव जो होता है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, दैट वाज वेरी लो। ठीक है, इसलिए स्टेट को क्या है, मेजर रोल प्ले करना पड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए, इन सब कारणों की वजह से। So these are the main reasons why public sector was motivated and promoted instead of private sector. Please make sure कि आप इन्हें अच्छे से अच्छे यूज कर सकें आंसर राइटिंग में, जिससे यू कैन fetch good number of marks. तो ये कुछ फैक्टर्स जो हमने देखे अभी, ये इनकी वजह से स्टेट के हाथ में ज़्यादा कंट्रोल आया एंड दे कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एज इट इज मेंशन इन द सेकंड फाइव प्लान ऑल्सो। सेकंड फाइव प्लान जिसमें मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, सेकंड फाइव प्लान का मुख्य उद्देश्य था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और गवर्नमेंट ने उसको डेवलप करने के लिए मेन सेक्टर्स अपने हाथ में ले लिए। वो सारे सेक्टर्स जो इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक, एसेंशियल, वाइटल कंपोनेंट्स थे, दे वेर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर ओनली। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर को केवल एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल दिया गया कि भाई आपको एक सपोर्टिंग रोल प्ले करना है पब्लिक सेक्टर के लिए। ठीक है, पब्लिक सेक्टर आगे चलेगा और जहाँ जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वहाँ आपको अपना सपोर्ट अवेलेबल कराना है। सो कमांडिंग पोजीशन थी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के हाथ में, एंड प्राइवेट सेक्टर वाज डूइंग द सपोर्टिंग रोल एट द टाइम ऑफ independence. So this was the initiative that was taken initially. इसके बाद आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 यानी आईपीआर 1956। देखिए फर्स्ट फाइव प्लान शुरू हुआ था 1951 में, तो वो खत्म हुआ 1956 में यानी 56 में। और 56 में सेकंड जो फाइव प्लान आया उसके साथ ही करे आपका 56 में ही आया आपका आईपीआर यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इसमें क्या हुआ कि इंडिया की इंडस्ट्रीज को तीन कैटेगरी में बांटा गया, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। तो टाइप ए में वो इंडस्ट्रीज थी दे विल बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, वो सारी इंडस्ट्रीज जो केवल सरकार के यानी गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी, और इनकी कुल संख्या थी 17। so there were 17 industries which were in type A or we can say sector A। एग्जाम्पल के तौर पे आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो गोला बारूद होता है, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो गवर्नमेंट ने केवल अपने हाथ में अपने एक्सक्लूसिव उसमें रखे। देन टाइप बी में क्या था, प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट, मतलब मेन रोल वही कमांडिंग पोजीशन आपकी स्टेट की रहेगी, एंड जो सप्लीमेंटिंग काम होगा वो किसके पास रहेगा, प्राइवेट सेक्टर के पास। मतलब जो मेन इंडस्ट्रीज होंगी गवर्नमेंट के हाथ में, उनको सपोर्ट करने के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी वो प्राइवेट सेक्टर सप्लाई कर सकता है। जैसे और इसमें एक और खास तौर से नई यूनिट्स स्टार्ट करने का जो अधिकार होगा वो भी सरकार के हाथ में ही रहेगा। तो प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट ऑन इट्स ओन स्टार्ट अ न्यू यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पे मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स, माइनिंग एटसेट्रा, ये सब टाइप बी में रखे गए। अब इन टाइप ए और टाइप बी में जो इंडस्ट्रीज नहीं आई थी उन्हें हमने, जितनी भी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थी उन्हें टाइप सी कैटेगरी में पुट कर दिया गया, एंड दे वेर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को जो रिमेनिंग आइटम्स थे टाइप ए और टाइप बी से यानी 17 प्लस 12, जो 29 इंडस्ट्रीज थी उसके अलावा जो उद्योग बचते हैं, जो इंडस्ट्रीज बचती हैं, दे वर गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। आईपीआर में एक चीज और देखने को मिलती है वो है लाइसेंस राज, यानी लाइसेंस दिया जाता है। भले ही बहुत सारी कैटेगरी इंडस्ट्रीज की थी जो प्राइवेट सेक्टर को दी गई थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा था लाइसेंस सिस्टम के द्वारा। अब लाइसेंस सिस्टम क्या था कि आपको कोई भी काम करना है तो आप गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसको लाइसेंस कहते थे। अब कौन से काम, लाइसेंसेस वो रिक्वायर्ड टू फर्स्ट सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, यदि आपको कोई न्यू इंडस्ट्रीज लगानी है, आपको कोई नया प्लांट लगाना है तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेकेंडरी चीज, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज आपके पास ऑलरेडी हैं, यदि आप उसका एक्सपेंशन करना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो,
उस प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, फॉर दैट ऑल्सो यू आर सपोज टू टेक लाइसेंस। एंड थर्डली, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, यानी जो प्रोडक्ट्स आप ऑलरेडी बना रहे हो उसके अलावा कोई नया प्रोडक्ट आप बनाते हो तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है जो लेट से डिटर्जेंट बनाती है। अब डिटर्जेंट बनाती है आपकी कंपनी अभी तक, अब अगर आपका मन करता है कि भाई मैं सोप भी मैन्युफैक्चर करूं, तो यू आर गोइंग इनटू प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो। इन दैट केस यू आर सपोज टू टेक लाइसेंस अगेन फॉर दैट एडिशनल प्रोडक्ट। तो जो नया प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये तीन कंडीशंस थी जहां पर आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। ऑल्दो आपको प्राइवेट सेक्टर में अलग रखा गया था, फिर भी आपको गवर्नमेंट की वॉच के अंदर रखा जाता था, वो आप पर निगरानी रखते थे, और कोई भी काम आपको करना है यदि, तो यू सपोज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर। तो जाइए जानते हैं कि पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होता क्या है। देखिए जैसा हमने अभी देखा कि भाई लाइसेंस लेने के लिए तीन कंडीशंस थी, कब कब आपको लाइसेंस लेना होगा। लेकिन लाइसेंस लेना इजी एक कंडीशन हो सकता था जब आप इंडस्ट्री अपनी उस एरिया में लगाएं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, यानी कि वो क्षेत्र जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, खास तौर से जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इस टाइप की जो सी कोस्ट से काफ़ी दूरी पर जो बैकवर्ड एरियाज थे, वहाँ पर यदि आप लाइसेंस लेते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, तो वहाँ पर लाइसेंस लेना काफ़ी ज़्यादा ईजी था। साथ ही साथ कुछ बेनिफिट्स भी थे, जैसे टैक्स बेनिफिट्स, यानी आपको टैक्स बाकी कम एरियाज के कंपैरिजन में या इकोनॉमिकली डेवलप्ड एरियाज के कंपैरिजन में कम देना होगा। बिजली आपको कम रेट पर मिलेगी। तो ये कुछ पॉलिसीज थी जो गवर्नमेंट ने यूज की थी फॉर प्रमोटिंग रीजनल इक्वालिटी, यानी हर क्षेत्र का विकास हो सके, हर क्षेत्र सेम लेवल पे आ सके, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे बेनिफिट्स दे रखे थे। ठीक है। तो एक्सपेंशन के लिए भी हमने देखा था कि भाई लाइसेंस की आवश्यकता होती है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। वो लाइसेंस भी सरकार तब देती थी जब सरकार को लगता था कि हाँ लार्ज क्वांटिटी की आवश्यकता है देश को। जितने गुड्स आपकी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है, यदि आपको उसको एक्सपेंड करना है, उससे ज़्यादा गुड्स आपको प्रोड्यूस करनी है, तो आपको लाइसेंस गवर्नमेंट तभी देगी जब गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर गुड्स की रिक्वायरमेंट देश में बढ़ रही है, इसकी आवश्यकता ज़्यादा है, तभी दे आर सपोज टू गिव यू लाइसेंसेस। दिस वाज अबाउट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब इसमें नेक्स्ट चीज आती है जिस पर हमें डिस्कस करना है, वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि जो जिन्हें हम कहते हैं लघु उद्योग। उनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी, उनकी रिक्वायरमेंट कंट्री में बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट एट स्मॉल लेवल। 1955 में एक विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी बनाई गई मिस्टर कार्वे के लीडरशिप में, इसलिए इसको बोलते हैं कार्वे कमेटी भी बोलते हैं। तो इसने ये सजेस्ट किया कि यदि आपको रूरल डेवलपमेंट करना है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है, तो उसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसे बोलोगे आप? एट दैट टाइम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसको बोला गया जिसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख रुपए से कम हो। उसकी लिमिट थी 5 लाख, अप टू ₹5 लाख, मतलब अगर 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसी इंडस्ट्री में, तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम पीरियड 1950 में उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैटेगरी में डाला जाता था। आज की स्थिति में अगर हम बात करें प्रेजेंटली, तो इट इज 1 करोड़ रुपीज। तो 1 करोड़ रुपए के नीचे जिसका इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं दे आर मोर लेबर इंटेंसिव इंस्टेड ऑफ कैपिटल इंटेंसिव। दे आर लेबर इंटेंसिव, यानी लेबर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है। अब इसमें एक और कंडीशन थी कि भाई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से फाइट कैसे करेंगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने शील्ड प्रोवाइड किया, यानी कि कुछ सेक्टर्स जो थे, कुछ गुड्स जो थे, वो रिजर्व कर दिए गए। भैया ये जो पर्टिकुलर गुड्स है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कैंडल, तो जो मोमबत्ती थी उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री को अलाउ नहीं था बनाना, स्मॉल स्केल को ही बोल दिया उन्होंने। तो इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स को रिजर्व किया गया जिससे कि उनको बड़ी इंडस्ट्री से फाइट ना करना पड़े और उनकी जो एग्जिस्टेंस है उस पर कोई संकट ना आए। तो ये सबसे बड़ा कदम सरकार ने उठाया। ठीक है। एंड साथ ही साथ कुछ कंसेशन भी दिए गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, जैसे फॉर एग्जांपल लोअर एक्साइज ड्यूटी,
और बैंक लोन्स अवेलेबल हो उनको कम इंटरेस्ट रेट पर। तो ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ भी थी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो सके और अल्टीमेटली वो इंडिया की जीडीपी को ग्रो करने में हेल्प कर सके। तो अभी तक हमने देखा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट फोकस पॉइंट है वो है ट्रेड पॉलिसी। भारत की जो व्यापार नीति थी वो कैसी थी, जो आज बाकी देशों से अपन करते हैं उसकी अपन अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक फैक्टर था वो था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी इम्पोर्ट जो हम दूसरे देशों से करते हैं उसको सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो पहले जो 7 प्लान्स थे उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था वो था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, यानी कि हमको देश के अंदर ही देखना था, हमें देश के बाहर से कम खरीदनी थी, जिससे हमारा इंपोर्ट कम से कम हो। तो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना था कि भैया जो चीज़ें आप बाहर से मंगा रहे हो उसको देश में ही प्रोड्यूस करो, जिससे कि जो आपका पैसा इंपोर्ट करने में जाता है वो देश के बाहर ना जाए और पैसा इंडिया में ही रहे और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को आपको प्रमोट कर पाओ। ठीक है, तो फॉर दैट, फॉर एग्जांपल जैसे व्हीकल्स हैं, आप फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करने की जगह इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाई, इससे इंडिया में बनने लगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई। उसमें से दो इंपॉर्टेंट थी, टैरिफ्स एंड कोटा। टैरिफ एज द नेम सजेस्ट कि भाई एक प्रकार का टैक्स होता है जो इम्पोर्टेड गुड्स पे लगता था। जो वस्तुएं आप इंपोर्ट करोगे, जो गुड्स आप परचेज करोगे फॉरेन से, उनके ऊपर लगने वाला टैक्स था टैरिफ। तो ये लगाया जाता था इसलिए कि भाई कोई वस्तु पे टैरिफ लगेगा तो वो चीज़ इंडिया में आके और थोड़ी महंगी हो जाएगी। जब महंगी हो जाएगी तो उनका जो यूसेज होगा वो कम होगा। So, in order to discourage their usage, tariffs were imposed on the imported goods. And secondary thing was quota. Quota मतलब एक तरह से लिमिट। भाई आप इंपोर्ट तो कर सकते हो लेकिन गवर्नमेंट आपको एक क्वांटिटी दे देगी, भाई एक पर्टिकुलर कंपनी है या पर्टिकुलर प्रोडक्ट है आप जो इंपोर्ट करना चाह रहे हो, तो एक लिमिट है जिसके ऊपर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते विद इन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। So for that, government imposed some quotas to restrict the quantity of goods which can be imported. तो जितनी वस्तुएं आपको कोटा के अंतर्गत अलाउ होंगी उतनी ही आप इंपोर्ट कर पाओगे, उससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने के पीछे कारण क्या थे? पहला कारण था कि भाई जो प्रोटेक्शन की पॉलिसी थी वो इसलिए अपनाई गई कि भाई एक डेवलपिंग कंट्री है जो भी अभी हाल ही में आज़ाद हुआ है, जो अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, तो वो डेवलप्ड इकोनॉमीज की जो गुड्स है उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकती। हमारी जो इंडस्ट्रीज में जो बनी हुई वस्तुएं होंगी वो ब्रिटेन की या यूएस की या यूरोपियन कंट्रीज की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज थी वहां से अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में आएगी तो उसकी क्वालिटी से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी। और इससे बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने का निर्णय लिया। और फिर उन्होंने बोला कि हाँ जैसे जैसे अपन को प्रोडक्शन देंगे धीरे धीरे ये ग्रो करेंगे तो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे विल बी able to compete with the foreign companies। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि भाई अगर हम ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे, इम्पोर्ट्स पे लिमिट नहीं लगाएंगे, तो क्या लोग जो पैसे वाले हैं बहुत सारा लग्जरी गुड्स वगैरह पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ, देश का जो बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज है जो ऑलरेडी बहुत कम था हमारे कंट्री का एट दैट टाइम, विच वॉज वेरी लेस, तो वो भी खत्म हो जाएगा अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। तो जो हमारा हार्ड अर्नड मनी है जो बहुत मुश्किल से कुछ चीज़ एक्सपोर्ट होकर हमारे पास आता था फॉरेन एक्सचेंज, वो ड्रेन आउट होने की समस्या हो सकती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने ये इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन करने का फैसला किया। अब देखते हैं हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हमारा हुआ है 1950 से 90 तक, उसका एक क्रिटिकल अप्रेजल, यानी कि क्या क्या उसमें पॉजिटिविटीज़ दिखी हमें, क्या क्या नेगेटिविटीज़ रहीं, क्या कमियां रहीं, क्या अच्छा हुआ, वो देखते हैं। तो पहला अपन देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था पहले 7 क्लास में, उसका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा कह सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है किसी भी चीज़ का। अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल जो कंट्रीब्यूशन था वो 1950 के अराउंड 11.8% था। मतलब जितना आपका जीडीपी में होती थी उसमें टोटल जो योगदान था आपका इंडस्ट्रीज का वो 11.8% से बढ़ के 1990 तक आते आते 24.6% बढ़ गया। तो मोर देन डबल इट हैपेंड। सेकेंडरी चीज जो ग्रोथ रेट की बात करें हम अगर इंडस्ट्री सेक्टर की जो उस दौरान, तो हर साल लगभग 6% से उसका एनुअल ग्रोथ रेट हुआ है जो कि बहुत अच्छा माना जा सकता है।
सेकेंडरी चीज वो डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्री। जैसे अपन ने देखा था कि भाई आज़ादी के टाइम पे केवल कॉटन, टेक्सटाइल, जूट और गिनती की दो इंडस्ट्रीज थी, आयरन स्टील की। उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई, काफ़ी वृद्धि हुई। धीरे धीरे हमारा देश इंजीनियरिंग गुड्स बनाने लगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर गुड्स हमारे देश में मैन्युफैक्चर होने लगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया 1990 तक आते आते। लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन ऑब्वियस सी बात है उसमें रहा पब्लिक सेक्टर का, क्योंकि मेन इंडस्ट्रीज जो थी वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी थी। और अपन ने देखा था कि भाई जैसे जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ तो उससे वो लोग भी बिजनेस लाइन में आ पाए जिनके पास कैपिटल्स कम थे, क्योंकि उनके पास उनको मतलब लार्जर स्केल इंडस्ट्री से फाइट करने को नहीं दिया गया, उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। प्लस वो लोग जिनके पास कैपिटल बहुत कम मात्रा में था उनको गवर्नमेंट ने फंड उपलब्ध कराए, लोन्स उपलब्ध कराए, जिससे वो ग्रो कर पाए। और इससे हमारे देश में इक्विटी भी हो पाई, यानी कि समानता, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी अच्छे स्केल पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से डेवलप हो पाई। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि भाई हमारी जो इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन दिया गया। उससे क्या हुआ कि हमारे देश की जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल सेक्टर थे वो डेवलप हो पाए काफ़ी अच्छे से, जो कि अदरवाइज शायद नहीं हो पाते। लेकिन इससे कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे कि इम्पोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन थी, ये हम सभी जानते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया में जो वस्तुएं बनती थी वही इंडिया कंज्यूमर्स को खरीदनी पड़ती थी, बिकॉज जो इंडिया में मिलेगा वही तो आप खरीद पाओगे। और जो इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो प्रोड्यूसर्स थे उनको पता था कि भाई हमारा मार्केट पे पूरा कैप्चर है, बाहर की वस्तुएं आ नहीं सकती, तो जो क्वालिटी हम देंगे, ठीक है, वही आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो दे वर लाइक नेग्लिजेंट टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी, मतलब क्वालिटी इंप्रूव करने की तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो कंपटीशन अगर होता है इम्पोर्ट्स का तो शायद हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे वो ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा बेटर तरीके से काम करते। और कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी मानते हैं प्रोडक्शन को लेकर कि भाई अ, हमारे देश को प्रोटेक्शन फॉरेन कंपटीशन तभी तक देनी चाहिए जब तक कि रिच नेशंस दे सकते हैं, उसके बाद आपको नहीं देनी चाहिए एक लेवल के आने के बाद। सो दिस वाज द फॉरेन कंपटीशन फैक्टर। अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट कमिंग्स की, कुछ कमियों की। 4 डिकेड हो गए प्लानिंग के, उसके बाद भी एक डिस्टिंक्शन नहीं हो पाई कि भाई पब्लिक सेक्टर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो केवल पब्लिक सेक्टर के हाथ में होनी चाहिए, और ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, कौन सेक्टर्स हैं जो आप प्राइवेटाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहा गया था कि भाई इनिशियली पब्लिक सेक्टर को बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने बहुत सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड नहीं थी वो भी सरकार ने अपने हाथ में रख ली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर होटल्स की बात करें तो होटल्स इज नॉट लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट अपने हाथ में रखे अपने होटल्स चलाए। कुछ चीज़ ऐसी गुड्स में, जैसे मॉडर्न ब्रेड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपकी बुक में कोट किया गया है। तो मॉडर्न ब्रेड एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी जो ब्रेड ब्रेड बनाती थी। अब ब्रेड बनाने का काम तो आप प्राइवेट सेक्टर को भी दे सकते थे। टेलीकॉम सेक्टर अगर हम देखें तो 91 के बाद हम देखेंगे क्या इसमें रिफॉर्म्स आई, एकदम से क्रांति आई है। लेकिन उसके पहले गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर को अपने हाथ में रखा तो बहुत ज़्यादा जेपरडाइज हो गया, बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाया। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी सरकार ने जो बेवजह अपने हाथ में रख ली थी अपना बर्डन बढ़ाने के लिए। एक और चीज़ थी, बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स थी उनको बहुत सारा लॉस भी हुआ, लेकिन उन्हें चलाना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को बंद करना बहुत मुश्किल होता है, भले ही वो देश के लिए लायबिलिटी बन जाए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था एक गवर्नमेंट के घाटे के लिए। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर फर्म्स थी जो शुरुआत में प्राइवेट फर्म्स हुआ करती थी, जो बंद होने के कगार पे थी, इतना घाटा हो रहा था, लेकिन सरकार ने उन्हें नेशनलाइज कर दिया जिससे कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनकी जॉब ना जाए और वो जॉबलेस ना हो जाए। तो ये कुछ काम कमियां थी जो हमारी गवर्नमेंट में देखने को मिलती थी। गवर्नमेंट ने ये कुछ कदम थे जो शायद गलत उठाए थे, जिससे हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा धक्का लगा और वो उस स्पीड से नहीं बढ़ पाई जिस स्पीड से वो चाहती तो बढ़ सकती थी। इसके बाद आता है क्या, लाइसेंस राज। जब हमने देखा था भाई लाइसेंस राज क्या होता है हम देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी, पहला था इसका मिसयूज बहुत किया गया। भाई अगर नई इंडस्ट्री को आपको स्टार्ट करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसको बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेस थे उन्होंने बहुत मिसयूज किया। तो उन्होंने क्या किया था कि भाई अपने कॉम्पिटिटर्स को मौका ना देने के लिए उन्होंने खुद लाइसेंस ले लिए। गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स कर रखी थी इससे ऊपर लाइसेंस देंगे नहीं, अब उन्होंने खुद लाइसेंस ले लिए। उससे क्या कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में एंट्री करने की परमिशन नहीं मिल पाई। इससे क्या था कि भाई जो क्वालिटी ऑफ गुड्स वो देते थे वही परचेज इंसान को करनी पड़ती थी।
दिस वाज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ लाइसेंस राज की मिसयूज इसका बहुत है। सेकेंडरी चीज इट वाज व्हाट लाइक टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर। भाई आपको लाइसेंस लेना है तो आपको मिनिस्टर से बात करना पड़ेगा, एक मिनिस्टर से फिर दूसरे मिनिस्टर से, एंड इट वाज लाइक लॉबिंग अराउंड। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देने की जगह इंसान का मैक्सिमम टाइम या इंडस्ट्रीज का मैक्सिमम टाइम चल रहा था मिनिस्टर से साठ गांठ करने, भाई इस मिनिस्टर को बनाना पड़ेगा, यहाँ से परमिशन वहाँ से परमिशन, एंड देन मे बी देयर विल बी लाइक चांसेस ऑफ करप्शन एंड ऑल। तो ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस था जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट करने की जगह लाइसेंस पे कंसंट्रेट कर जाते थे, और बहुत सारे तो इंडस्ट्रीज ऐसे थे या ऐसे हो सकते थे जो इंडस्ट्रीज डालने के फेवर में थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ चांसेस they were not like part of the mainstream industrialization. So these were major drawbacks, or we can say अगर हम तुलनात्मक या comparative study करें तो there were some positivities and also some negativities associated with the industrial development from the period of 1950 to 1990. So friends, I hope the idea is clear to you how the sector has worked, how the industrial sector has worked, how the import policies were made in accordance with the laws that were framed in that particular period. तो हमने देखा कि भाई किस तरह से दोनों सेक्टर्स ने ग्रोथ किया, क्या पॉजिटिव फैक्ट्स हुए, क्या नेगेटिव फैक्ट्स हुए, वो भी हमने देख लिए, क्या कमियां रह गई थी। अब चैप्टर 3 जब हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि भाई 1990 के बाद जो रिफॉर्म्स आते हैं 1991 में, उसमें ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या एकदम से परिवर्तन हमारी इकोनॉमी में हुआ कि एकदम से हमारी जो गाड़ी है वो बहुत तेज़ी से आगे दौड़ने लगी, इकोनॉमी हमारी बहुत तेज़ी से रन करने लगी। दोस्तों, यहाँ तक यदि आपको कोई डाउट है सेकंड चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर में, तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि इनको अच्छे से कर लीजिएगा, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। कहीं पर भी डाउट हो तो स्लाइड पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, उसमें डाउट होती है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब पे कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू learn them before moving to the third chapter. So enjoy studying people. Goodbye for now. Meet you with the third chapter. Thank you.